ओके सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। इवनिंग सर। ओके, तो चलिए, लास्ट क्लास में वी वर डिस्कसिंग अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट इन एक्सेलरेटेड मोशन। एम आई करेक्ट? उसमें एक दो क्वेश्चन कराया होगा शायद, कुछ तो कराया था। यस सर। Did we solve any question based on the equation of motion? How many question we did in the last class? The last Based class on we did so last जो क्वेश्चन किया था वो बस एक्सेलरेशन पे बेस्ड था। मतलब कितने क्वेश्चंस करे हैं? How many number of questions we have already done? सर 3 या 4 करें। ठीक है, अब चलो एनसीईआरटी के एक क्वेश्चन पे पहले मैं बात करता हूँ। ठीक है, एक दो क्वेश्चन एनसीईआरटी का मैं दिखाता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग आज ग्राफ खेलेंगे। बट बिफोर दैट वी विल सॉल्व 1 or 2 क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी, जो ऋषिक बहुत दिनों से कह भी रहा है कि क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए, एक क्वेश्चन है, अगर आप लोगों के पास, इफ यू आर हैविंग योर बुक विथ यू, या नहीं भी है तो मैं आपको क्वेश्चन आई रीड इट आउट फॉर यू। देखो, आई हैव क्वेश्चन विथ मी। क्वेश्चन कहता है कि 2 टाउन्स ए एंड बी आर कनेक्टेड बाय रेगुलर बस सर्विस with bus leaving in either direction every t minutes. इसका मतलब है सर, मान लीजिए कि we have 2 towns, this is town A and this is town B। आपने सुना होगा ना कि भाई इंडिया में एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए देयर आर डिफरेंट वेज और देयर आर डिफरेंट कन्वेंसेस, है ना। एक होता है ट्रेन से आप जा सकते हो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, प्लेन से जा सकते हो, बस से जा सकते हो, बाई रोडवेज कार से जा सकते हो। तो बेसिकली गवर्नमेंट की तरफ से बसेस चलती हैं विच कनेक्ट्स 2 टाउन्स। तो यहाँ पर 2 टाउन, एक का नाम है ए और दूसरे का नाम है बी। आपसे कहता है कि ए से बस निकलती है बी के लिए, तो आफ्टर एवरी टी मिनट्स, टी टाइम के बाद, टी मिनट के बाद एक बस के बाद दूसरी बस, फिर दूसरी बस के बाद तीसरी बस निकलती है, और हर 2 कंसेक्यूटिव बस के बीच में जो टाइम का डिफरेंस है वो टी है। क्लियर हो गई बात? समझ रहे हो? यस। तो हर बस ठीक है। टाउन ए या टाउन मतलब से टाउन ए से जो बसेस निकलती हैं उनके बीच का डिफरेंस हम टी मान सकते हैं, टाइम टी। उसका दोनों केस में वो टी ही है। अभी तो ए से बी जो जा रही है बसेस, वो हर टी के बाद दूसरी बस निकलती है। मतलब जैसे पहली बस मान लो सुबह के 9 बजे निकली, तो उसके टी मिनट के बाद दूसरी बस निकलेगी, फिर दूसरी बस के टी मिनट के बाद तीसरी बस निकलेगी, एंड सो ऑन। समझ गए ऋषिक भाई? सर ये दोनों से ट्रू है, ए से भी बी से भी। हाँ, अभी पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ा है मैंने जितना पढ़ा उसका मतलब बता रहा हूँ। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई? पहले यहां तक समझ में आ गया? यस सर। गुड इवनिंग कौस्तुभ। ठीक है, तो ए से बी की जाने वाली बसेस टी मिनट के बाद निकलती हैं। वैसे ही बी से जो बस ए पे आ रही है, दैट ऑल्सो कम्स आउट ऑफ द डिपो आफ्टर टी मिनट्स। मतलब ए से बी में पे जाने वाली बसेस भी टी टाइम के बाद जाती है, और बी से ए पे जाने वाली बस भी टी टाइम के बाद जाती है। क्लियर हो गई बात? इस बात को समझने के लिए आप ऐसे समझो कि मान लो, सिर्फ समझने के लिए समझ रहे हैं, कि मान लो कि जो सबसे पहली बस निकली होगी वो यहाँ पर, ये ए से बी, मान लो ये एक बस फ्रॉम ए टू बी, ये दूसरी बस, समवेयर वी विल हैव द थर्ड बस, ठीक है, ये फोर्थ बस, ये 5 बस। मान लो कि आई एम कंसिडरिंग इट कि मतलब 5 बसेस आई एम कंसिडरिंग बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, मतलब ये फर्स्ट सबसे पहली बस जो निकली होगी ए से बी के लिए, ये सेकेंड बस फ्रॉम ए टू बी, ये थर्ड बस फ्रॉम ए टू बी, ये फोर्थ बस फ्रॉम ए टू बी, दिस इज फिफ्थ बस फ्रॉम ए टू बी। इज इट क्लियर? और हर 2 बस के बीच का डिस्टेंस कितना होगा वो मैं बताऊंगा, और हर 2 बस के बीच का टाइम डिफरेंस कितना है, तो टाइम डिफरेंस इज टी। इज इट क्लियर? दिस इज फ्रॉम ए टू बी। बोलो हाँ, तो हाँ ना बोलना Yes, पड़ता sir. है। व्हाई यू पीपल ऑलवेज फॉरगेट दिस? ठीक है सर। ऐसे ही आपसे बी से जो ए पे जा रही है वो भी बसेस कितने टाइम के बाद निकलनी है, तो दे आर ऑल्सो कमिंग आउट आफ्टर टाइम ऑफ टी। ठीक है, टाइम टी के बाद बसेस आ रही है। मान लीजिए ऐसे, ये एक बस ऐसे, ये एक बस ऐसे, जो सबसे पहली बस आई होगी वो पहुंच गई होगी ए पे, तो ये फिफ्थ बस है, नहीं सॉरी, ये फर्स्ट बस है जो ए से बी पे पहुंची होगी, मतलब बी से ए पे। ये 1 ए बी, उल्टे डायरेक्शन में तो ऐसे हुआ होगा। ये 2 ए बी, 2 बी है, सॉरी नॉट ए बी, बी है, ताकि आपको समझ में आए चीजें। ये डायग्राम आपको एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो यू डोंट नीड टू ड्रॉ द डायग्राम,
because I have to explain few things, that is why I am drawing this situation. ठीक है, आपको you are not supposed to draw this, right? अच्छा, इसमें बोलता है कि इन बिटवीन एक साइकिलिस्ट है और वो साइकिलिस्ट चल रहा है और वो चल रहा है फ्रॉम टाउन ए टू बी जा रहा है वो, एंड दिस साइकिलिस्ट इज गोइंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। अब फिर से सुन लो सारे यहां तक का सेंटेंस ये कह रहा है कि दो टाउन ए एंड बी आर कनेक्टेड बाय द रेगुलर बस सर्विस, ठीक है, ऑन आइदर डायरेक्शन द बसेस आर कमिंग आउट आफ्टर एवरी 2 मिनट्स। अब आपसे कह रहा है कि फ्रॉम ए टू बी अ साइकिलिस्ट इज साइकिलिंग। अब कहानी आगे की क्या है, सुन, बी की डायरेक्शन में जा रहा है, and this cyclist notices that a bus goes past him every 18 minutes in the direction of motion। देखो, ये साइकिलिस्ट आगे बढ़ रहा है, इस बात को समझना, ये साइकिलिस्ट आगे बढ़ेगा तो साइकिलिस्ट आगे बढ़ रहा है। सिचुएशन में फिर से आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, जहां नहीं समझ में आया वहां पूछिएगा। मान लीजिए कि ये सिचुएशन थी, ये किसी इंस्टेंट पे सिचुएशन थी, ठीक है, तो आपसे कहता है कि हर 18 मिनट के बाद एक बस इसको क्रॉस कर जाती है, ठीक है, मतलब मान लो कि अभी थर्ड बस इसको क्रॉस कर रही है, थर्ड बस के बाद फोर्थ वाली बस भी इसको क्रॉस करेगी, कितने मिनट के बाद, थर्ड बस के क्रॉस करने के कितने मिनट के बाद, 18 मिनट्स के बाद। एक्चुअली में जब ये साइकिलिस्ट, अच्छा ये सोचो कि 18 मिनट में आपको नहीं लगता कि ये साइकिलिस्ट भी कुछ आगे चला गया होगा, ये साइकिलिस्ट यहाँ पे आया होगा, ये साइकिलिस्ट यहाँ पहुंच गया होगा, ये साइकिलिस्ट यहाँ पे पहुंच गया होगा 18 मिनट्स में। तो आपसे कह रहा है कि 18 मिनट के बाद जो ये बस यहाँ पर थी ना, ये फोर्थ वाली बस, ये 4AB वाली, 4AB वाली, वो 18 मिनट्स के बाद इसने इसको क्रॉस कर दिया, साइकिलिस्ट कुछ चला होगा और बस इतना चल के फिर से इसको ओवरटेक कर रही है, ये फोर्थ वाली बस यहाँ पर आके इसको ओवरटेक कर जाएगी। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? नहीं सर, ये वाला फिर से समझा दो। अरे भाई मेरे, हर 18 मिनट के बाद उसको बस रास्ते में क्रॉस कर रही है फ्रॉम ए टू बी। भाई अगर मैं इधर जा रहा हूँ, सोच के देख, मैं ऐसे जा रहा हूँ, मैं इधर चल रहा हूँ, इधर चल रहा हूँ, और कार्स आ रही हैं, कार्स चल रही हैं एकदम दनादन रफ्तार में, बिल्कुल रेगुलर इंटरवल के बाद कार निकलती है और चलती है, तो मैं कार से ज्यादा स्पीड से तो नहीं चल सकता ना, तो मुझे कुछ ना कुछ टाइम के बाद बार बार एक कोई ना कोई कार क्रॉस कर रही होगी या नहीं ऋषिक? यस सर, कर रही होगी। ठीक है, तो आपसे ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर अच्छा, बिकॉज कार्स आर कमिंग आउट आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, और वो उसकी जो वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से कार चल रही है वो भी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब हर बारी मुझे मेरे मोशन की डायरेक्शन में मैं चल रहा हूँ, एक कार ने मुझे क्रॉस किया, फिर उसके कुछ टाइम के बाद फिर दूसरी कार मुझे क्रॉस करेगी, फिर उतने ही टाइम के बाद एक थर्ड कार क्रॉस करेगी रास्ते में, होगा या नहीं होगा, ओवरटेक करेंगी ना कार्स मुझे? यस सर, करेगी। और ये कितनी देर के बाद हो रहा है? इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन इट इज हैपनिंग आफ्टर 18 मिनट्स। आफ्टर एवरी 18 मिनट मुझे बसेस क्रॉस कर रही है। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे समझो कि थर्ड बस क्रॉस कर चुकी है, उसके 18 मिनट के बाद फोर्थ बस ने मुझे ओवरटेक कर दिया, फोर्थ बस के ओवरटेक करने के फिर 18 मिनट के बाद किसने मुझे ओवरटेक कर दिया, फिर मुझे फिफ्थ बस ने ओवरटेक कर दिया। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? यस सर। Yes, sir. ठीक है, और ऑपोजिट डायरेक्शन वाली जो बसेस हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन वाली जो बस ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, वो बस मुझे कितनी देर के बाद क्रॉस कर रही है? तो क्वेश्चन में बोला हुआ है कि उल्टे डायरेक्शन से जो बस आ रही है, मतलब बी से ए की तरफ जो बस आ रही है, वो कितनी देर के बाद क्रॉस करती है? एंड एवरी 6 मिनट्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। मतलब क्या हुआ? अब उल्टा सुनना, यहां सुनना, इधर से जो बसेस आ रही हैं वो भी तो इस साइकिलिस्ट को क्रॉस कर रही होगी, ओवरटेक कर रही होगी या नहीं? सोच के देखो, उल्टे वाली डायरेक्शन, बी से ए जाने वाली, कर रही होगी सर। यस सर। सबको समझ में आ रहा है? मतलब ये वाली थर्ड, अगर आप सोचो ये वाली थर्ड आगे पहुंच गई और ये जो फोर्थ पीछे है, उसने भी तो इसको क्रॉस किया होगा ना भाई। मतलब इस डायरेक्शन में जो बस इसको क्रॉस कर रही है, बी टू ए वाली डायरेक्शन में, वो इस साइकिलिस्ट को कितनी देर के बाद क्रॉस करती है? वो इस साइकिलिस्ट को क्रॉस करती है 6 मिनट्स के बाद। नहीं समझे? मतलब जब थर्ड बस इसको ओवरटेक कर रही थी, यहां से देखो इस वाले केस को, थर्ड बस ओवरटेक कर रही थी, फोर्थ बस यहाँ पर थी, अब ये साइकिलिस्ट यहाँ पर पहुंचा, साइकिलिस्ट यहाँ पर पहुंच चुका है यहाँ पर, तो ये वाली जो बस है ना, ये वाली बस फोर्थ बी है, वो इसको क्रॉस कर रही है, इसको उल्टे डायरेक्शन में इसको ओवरटेक कर रही है। चीटा क्यों बना रहा हूँ मैं? इसको उल्टे डायरेक्शन में ओवरटेक कर रही है कितने मिनट के बाद? तो इसको उल्टे डायरेक्शन में, यो मतलब वाइला, ठीक है, कितने मिनट के बाद? 6 मिनट्स के बाद। डिड यू अंडरस्टैंड? अब क्वेश्चन क्लियर है या अभी भी नहीं है?
मोशन की डायरेक्शन में क्रॉस कितने देर के बाद हो रहा है? 18 मिनट के बाद। और ऑपोजिट डायरेक्शन में कितने मिनट के बाद? 6 मिनट्स के बाद। इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. भाई साइकिलिस्ट इधर से इधर चल रहा है, इधर वाली बसेस उसको 18 मिनट में क्रॉस करती है, और जो सामने से आ रही हैं वो हर 6 मिनट के बाद उसको क्रॉस कर रही है। मतलब एक ने क्रॉस किया ऑपोजिट डायरेक्शन वाली, एक ने क्रॉस किया, उसके 6 मिनट्स के बाद फिर एक और मिलेगी उसको रास्ते में, फिर उसके 6 मिनट के बाद एक और मिलेगी। समझे विवेक? यस सर। पक्का? यस सर। तो आपसे इसमें दो चीजें पूछी जा रही है। आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो दो बस के बीच का टाइम इंटरवल है जिसको टी मिनट कहा गया वो निकालना है, और बस की स्पीड निकालना है। और ऑपोजिट दोनों डायरेक्शन में ये टाइम टी मिनट है, टाइम टी मिनट है, और दोनों डायरेक्शन में जो बस निकल रही है उसकी स्पीड भी सेम है। ये दो चीजें आपको कैलकुलेट करनी है। अगर आपको क्वेश्चन का पूरा पोर्शन समझ आ गया है, क्वेश्चन का पूरा पार्ट आपको समझ में आ गया है, तो बहुत अच्छे से मेरी बात को अच्छे से समझो। तुम समझो किसी भी इंस्टेंट पे थर्ड बस ने जब इसको क्रॉस कर दिया तो 18 मिनट के बाद इसको फोर्थ बस क्रॉस करेगी। तो इस वाली लाइन से 18 मिनट में ये कितना आगे चला जाएगा? सोच के देखो। व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ द साइकिलिस्ट इन 18 मिनट? तो आपको नहीं लगता वेलोसिटी ऑफ साइकिलिस्ट मल्टीप्लाइड बाय 18 मिनट? Yes, sir. साइकिलिस्ट की वेलोसिटी गिवन है 20 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ साइकिलिस्ट। ये पर आवर है, तो इसलिए इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर लो। क्यों 60 से डिवाइड किया? क्योंकि टाइम मिनट में गिवन है। देखो, समझे? नहीं समझे? समझ गया सर। और बस ये जो जिस बस ने थर्ड के बाद इसको ओवरटेक किया, समझना सिचुएशन बस समझ लो। एग्जाम में तुम्हें लिखना क्या वो तो अभी आगे बताऊंगा, बट बस समझो कि होगा क्या। ये बस जो फोर्थ बस है, जब थर्ड बस ने इसको क्रॉस किया था तो फोर्थ बस पहले ही से कुछ पीछे थी, और साइकिलिस्ट ने इतना डिस्टेंस और कवर कर लिया, तो इस बस ने कितना, फोर्थ बस का डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस ये सब लिखना नहीं एग्जाम में, सिर्फ समझो, ताकि मैं दो चीजों को इक्वेट करूंगा तो क्यों इक्वेट करूंगा वो रीजन आपको क्लियर हो सके। डिस्टेंस कवर्ड बाय बस, मैं मतलब यहां पर स्पेशली फोर्थ बस ले रहा हूं, फोर्थ बस। तो आपको नहीं लगता कि ये टोटल डिस्टेंस विल बी इक्वल टू डी प्लस डिस्टेंस कवर्ड बाय द साइकिलिस्ट? सोच के देखिए। सर डीए जो टाउन से चल रहा है वो है डिस्टेंस। देखो, जब थर्ड बस ने क्रॉस किया इस साइकिलिस्ट को तो फोर्थ बस कुछ पीछे थी या नहीं थी? यस सर थी। थी? पक्का? हाँ सर। ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस तो वो कवर करेगा ही, जाहिर है, इतना पीछे था तो ये डिस्टेंस भी कवर करके आएगा, प्लस 18 मिनट में साइकिलिस्ट जितना आगे चला गया उस डिस्टेंस को भी तो ये कवर करेगा। सोच के देखो, यस सर। तभी तो ओवरटेक कर पाएगा बेटा। जैसे मान लो मैं आपसे कह रहा हूँ मैं यहाँ पर हूँ और कोई बंदा यहाँ पर है, ठीक है, ये कोई बंदा है, ये एक्स मान लो, इसको वाई मान लो। मैं कुछ समय के बाद यहाँ पे आ गया और आपको कोई कह रहा है कि ये y यहाँ तक पहुंच गया, तो y ने क्या किया होगा? ये जो डिस्टेंस x चला है प्लस ये जो डिस्टेंस ऑलरेडी था, दोनों को ट्रैवल किया होगा उसी टाइम में, उसी 18 मिनट में। सोच के देखो। यस सर। यहाँ तक बात समझ में आई? अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक तो क्लियर हो गई ये बात, यहाँ तक सबको क्लियर हो गई कि भाई इसी 18 मिनट में साइकिलिस्ट ने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया और बस ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? तो बस ने d प्लस ऑफ ये दो डिस्टेंस का सम ट्रैवल किया। क्लियर है? लेकिन अगर सोचो कि अगर आप साइकिलिस्ट पे बैठ जाओ, चीटा बन के साइकिलिस्ट पे बैठ जाओ, तो आपके लिए साइकिलिस्ट चल रहा है या नहीं चल रहा है? सर नहीं चलेगा। No, sir. नहीं चलेगा। तो आपके लिए कौन चलेगा? सिर्फ बस चलेगी। तो आपके लिए तो साइकिलिस्ट यहीं का यहीं रुका रहेगा, मतलब ये साइकिलिस्ट यहाँ बढ़ा ही नहीं। अगर आप यहाँ नहीं बल्कि आप यहीं से चीटा बन के बैठो, कंफ्यूज होना तो पूछना भाई, आप चीटा बन के इसी साइकिलिस्ट पे यहीं पे बैठ जाओ, तो आपके लिए तो वो हमेशा यहीं पर है। ठीक है, तो अगर बस ने फोर्थ बस ने उसको ओवरटेक किया तो उसके हिसाब से फोर्थ बस ने तो सिर्फ ये डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा जो दोनों के बीच में। सोच के देखो आप। नहीं सर ये समझ में आया। फिर से सुन, अगर तुम साइकिलिस्ट पे बैठ गए
तो थर्ड बस ने साइकिलिस्ट को क्रॉस, मतलब थर्ड बस ने साइकिलिस्ट को ओवरटेक किया, बट तुम कहाँ बैठे हो? बोलो तुम कहाँ बैठे हो? साइकिलिस्ट पे। तो तुम्हारे लिए साइकिलिस्ट चल रहा है या बसेस सिर्फ चल रही हैं? सिर्फ बस चल रही है। तो अगर थर्ड बस ओवरटेक कर गई, अब तुमने थोड़ी देर के बाद देखा फोर्थ बस ओवरटेक कर रही है तुम्हें, तो तुम्हारे लिए तुम चले या सिर्फ फोर्थ बस ही चली? सर फोर्थ बस चली। तो फोर्थ बस कितना चली? जो डिस्टेंस था थर्ड और फोर्थ के बस के बीच में, वो वही डिस्टेंस तो चली होगी विथ रिस्पेक्ट टू यू। यस सर। नहीं समझे अभी भी? समझ गया सर, समझ गया। समझे आप? सर इसको ऐसे है सकता ना, अगर वो रुका हुआ है कहीं रोड तो फिर समझे तो। जाहिर सी बात है, रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट में आप जिसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं उसको आप अज्यूम करते हैं टू बी एट रेस्ट, राइट? और दूसरी बॉडी आप अज्यूम करते हैं टू बी मूविंग विद अ वेलोसिटी इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी। यही तो करते हैं ना? यस सर, यस। नहीं आया रे, नहीं आया। रिलेटिव वेलोसिटी की होगी वो विद रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट। जाहिर सी बात है, विद रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट होंगे। क्लियर है? यस सर। अब सुनो, अब सॉल्व कर रहा हूं क्वेश्चन, सुनो। विथ रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट, अब ध्यान से सुनिएगा, जो जो मैं बोल रहा हूं सुने ध्यान से। इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, सुनिए, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर हम साइक्लिस्ट के रिस्पेक्ट में बात करें तो इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन v रिलेटिव विल बी इक्वल टू v माइनस ऑफ 20 होगा या नहीं? वेयर v इज वेलोसिटी ऑफ बस। भाई पहले जल्दी जल्दी बोलो भाई सारे बच्चे, यार अच्छा सवाल है, तुम लोग चुप हो जाते हो तो एकदम बिल्कुल इरिटेशन होती है यार। नहीं समझ में आया तो पूछिए, और समझ में आ रहा है तो बोलिए। सर आ रहा आपको समझ में आया रिलेटिव वेलोसिटी तो बोला करिए, अपने तक मत रखिए। अपन मन की बात नहीं कर रहे हैं ना, हम मन की बात समझते हैं, ठीक है? तो अपने को बोलना पड़ेगा भाई। ऐसा थोड़ी ना कि मैं रेडियो पे बात कर रहा हूँ कि जहां मैं सुनूं ही नहीं, सिर्फ बकूं, ठीक है? तो ये टू वे कम्युनिकेशन है, और इसीलिए ताकि आप भी बोलें, ठीक है? तो v माइनस ऑफ 20 इज रिलेटिव वेलोसिटी। तो आप मुझे एक बात बताइए कि ये जो बस है वो कितनी देर के बाद ओवरटेक करती है? 18 मिनट के बाद। तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल होगा? और दो बस के बीच डिस्टेंस कितना ट्रैवल होगा 18 मिनट्स में? तो डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं? v रिलेटिव, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कह लीजिए आप चाहे इसको, मैं आपको बता देता हूँ, d रिलेटिव लिख देता हूँ, d रिलेटिव इज इक्वल टू v रिलेटिव मल्टीप्लाइड बाई टाइम लिख सकते हैं आप, टाइम। तो v रिलेटिव कितना है मेरे बच्चों? v माइनस 20 कितनी देर के बाद, कितनी देर के बाद क्रॉस हो रहा है? 18 मिनट के बाद। तो 18/60 ये d रिलेटिव है। कोई दिक्कत हो तो बोलिए, पहले ये इक्वेशन समझ में आई हो तो बताइए। Yes, sir. Yes, Sir? sir. हाँ बोलिए। सर ये आपने मतलब अगर हम एक्चुअल सेंस में देखें तो अगर हमें रिलेटिव नहीं निकालना होता तो हम v into 18 करते ना बस। फिर से बोलो कुछ, एक बार फिर से बोलो। सर अब आ रही है मेरी आवाज? हाँ आ रही है, बताइए। हाँ सर, मैं कह रहा था सर ये तो हमने रिलेटिव निकाला, बट असल में मतलब v into 18 होगा ना जो होगा डिस्टेंस। वो मैं अभी बता रहा हूँ। अगर हम साइकिलिस्ट कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है इन दैट 80 मिनट, अगर वो निकाल रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे? साइकिलिस्ट का डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, तो वो लिखेंगे आप वेलोसिटी ऑफ साइकिलिस्ट मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ साइकिलिस्ट मल्टीप्लाइड बाय, ये कौन लिख रहा है ऐसे? वेलोसिटी ऑफ साइकिलिस्ट मल्टीप्लाइड बाय, उस केस में आप क्या करेंगे? साइकिलिस्ट के वेलोसिटी को 18 मिनट से मल्टीप्लाई करेंगे अगर आप डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द साइकिलिस्ट निकाल रहे हैं इन 18 मिनट्स। समझ आई बात? नहीं सर, मैं कह रहा हूँ कि डिस्टेंस बिटवीन बस निकालना होगा हमें। नहीं, डिस्टेंस बिटवीन द बस नहीं होगा v into 18, साइकिलिस्ट मल्टीप्लाइड बाय 18 नहीं होगा। दो बस के बीच का डिस्टेंस, साइकिलिस्ट नहीं, उसकी अगर हम v माने बस। सुनो ना मेरी भी सुन लो ना। दो बस के बीच का अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है, ये एक बस है और ये दूसरी बस है, ये v से चल रही है, ये भी v से चल रही है, बट कितनी देर के बाद ये दूसरी बस निकलेगी डिपो से? डिपो से कितनी देर के बाद निकली है? t मिनट के बाद। याद आया? तो इस t मिनट में आगे वाली बस जितना कवर कर गई वही तो इन दोनों बस के बीच का डिस्टेंस है। नहीं समझे? तो सर vt हो जाएगा फिर। जी समझिए, डिस्टेंस ऑफ बस या बिटवीन बस, दो बस के बीच में, कंसेक्यूटिव बसेस के बीच में, डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव बस,
तो कितना होगा, दैट वुड बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बस मल्टीप्लाइड बाय द टाइम आफ्टर विच इट कम्स अप। तो ये v इंटू टी होगा। ये दूसरी इक्वेशन आप क्लियर हुई बेटा? यस सर। अब देखो ये ओवरटेक तो तभी हो सकता है जब डिस्टेंस रिलेटिव जो साइकिलिस्ट को नजर आ रहा है और दो बस के बीच का जो डिस्टेंस है वो इक्वल हो, तभी तो ओवरटेक हो सकता है। नहीं समझे? इसी बात को मुझे समझाने के लिए इतना डायग्राम बनाया है। देखो मैंने क्या बोला था, मैं अगर साइकिलिस्ट पे बैठ जाऊं, साइकिलिस्ट पे अगर मैं बैठ जाऊं, साइकिलिस्ट पे तो मैं तो नहीं चल रहा हूं, मेरे लिए तो सिर्फ ये बस चल रहा है और दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर d था तो ये बस को कितना चलना पड़ेगा मुझे ओवरटेक करने के लिए? साइकिलिस्ट के रिस्पेक्ट में सोचो। सर डिस्टेंस बिटवीन बस ही होगा। डिस्टेंस बिटवीन द बस होगा, मानते हो? अच्छा, ये डिस्टेंस बिटवीन द बस को अगर आप ध्यान से देखो तो अब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर देखो तो साइकिलिस्ट इतना चला था और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बस ये चली है। बस जो चली है वो कैपिटल डी प्लस ऑफ साइकिलिस्ट के बीच का डिस्टेंस, और ये एक्चुअली में किसके बराबर होना चाहिए? तो दिस होल मस्ट बी इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय द साइकिलिस्ट इन द सेम टाइम। तो एक्चुअली में अगर ये डिस्टेंस का डिफरेंस आप निकालेंगे ना इन दोनों का, तो फिर से डी आएगा या नहीं आएगा? सोच के देखो। नहीं समझे? चलो आज इसको थोड़ा सा ये सब हटाते हैं ताकि तुम्हें नॉर्मली दिखे। और ऋषिक थोड़ा सा दिमाग चलाने की कोशिश करो प्लीज, मतलब डोंट क्लोज योर ब्रेन्स, ट्राई टू गेट दिस। देखो ये साइकिलिस्ट अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखें तो साइकिलिस्ट 18 मिनट में कुछ आगे बढ़ा या नहीं बढ़ा? यस सर। तो ये v ऑफ साइकिलिस्ट मल्टीप्लाइड बाय 18 इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर बस इसको ओवरटेक कर रहा है तो बस ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा? जो दोनों बस के बीच का डिस्टेंस है वो प्लस डिस्टेंस कवर्ड बाय द साइकिलिस्ट। देखो यस सर। ठीक है, अगर मैं साइकिलिस्ट पे बैठा हुआ हूं तो मुझे कौन सा डिस्टेंस दिखाई दे रहा है? बस यही तो दिखाई दे रहा है ना। यस सर। ठीक है, और वो डिस्टेंस को आपने साइकिलिस्ट के रेस्पेक्ट में इसी डिस्टेंस को आपने क्या लिखा है? तो इसको आपने लिखा है v - 20 मल्टीप्लाइड बाई 18/60। ठीक है, यस सर। और ये एक्चुअली में कुछ नहीं है, ये एक्चुअली में ये कैपिटल डी है जो आपको दिखाई देगा। साइकिलिस्ट के रेस्पेक्ट में बस ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा? कैपिटल डी ही तो कवर किया होगा। लॉजिकली सोच के देखो, यही समझना है। अगर ये समझ में आ गया तो बाकी तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन। यस सर, समझ गया। साइकिलिस्ट नहीं, जबरदस्ती नहीं, पक्का। हाँ सर। साइकिलिस्ट पे बैठ के ऋषिक हमें क्या दिखेगा? हमें दिखेगा बस का डिस्टेंस कितना है, तो जो दो बस के बीच का डिस्टेंस है वही बस ने डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, मुझे यही दिखेगा। और वो डिस्टेंस मुझे किसके बराबर दिखाई देगा? रिलेटिव वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम के बराबर। क्लियर है? और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में दो बस के बीच का डिस्टेंस जो लिखे, अगर हम इसी बात को डी को अगर हम दोबारा से लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ बस मल्टीप्लाइड बाय टाइम लिख सकते हैं। तो चाहे ऐसे डी निकालो या ऐसे डी निकालो, ये दोनों बराबर होने चाहिए ना बेटा। यस सर। अब समझ आया? पक्का बोल। यस सर। क्योंकि अगर यहां से नहीं समझ में आएगा तो कोई इस तरह से नहीं समझाएगा। ईमानदारी की बात बता रहा हूँ, आप इसके सोल्यूशन को कहीं भी इंटरनेट पे चेक कर लो, इतना वो बताता ही नहीं है कैसे, सिर्फ इक्वेट कर देते हैं सीधा। याद रखिए डी रिलेटिव भी कैपिटल डी के बराबर है और डिस्टेंस बिटवीन द बस भी कैपिटल डी के बराबर है। अपने याददाश्त के लिए ये मेंशन कर लेंगे। मैं इसको थोड़ा सा बेहतर कर देता हूँ। ये जो मैंने लिखा है ना, ये डी रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, वो भी कितना है? वो कैपिटल डी है। और डिस्टेंस बिटवीन बस भी कितना है? डिस्टेंस बिटवीन बस भी कितना है? तो वो कैपिटल डी है इन टाइम टी। तो इसका मतलब है ये दोनों डी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो v - 20 मल्टीप्लाइड बाई 18/60। बेटा यहाँ पर भी टी है ना, ये टी। तो 18 वो जो था 18 मिनट, उसको भी आवर में चेंज किया, तो इसको भी आवर में चेंज कर लीजिए। तो v × t/60। ये समझ में आया क्या किया आपने? ये एक ही क्वेश्चन बनी आज। ऋषिक स्पीड आपको किलोमीटर पर आवर में है बेटा, और टाइम आपको मिनट में है, तो मिनट को आवर में चेंज कर दिया। भाई ऋषिक के अलावा भी बाकी लोग बोले, अद्यान, रहमान, आराध्या, कौशल, आरुषि, कौस्तुभ, ऋषिक, उर्वशी, देवांश, आयुषी, सबको क्लियर हो गया ये? Yes, sir. Yes, sir. अब दूसरा, इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू साइकिलिस्ट। आप लोग लिखवाओ तो मुझे, इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू साइकिलिस्ट। अगर समझ आ गया तो मुझे लिखवा, ऑपोजिट टू साइकिलिस्ट। अब बताओ
क्या है रिलेटिव वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में? अपोजिट में वेलोसिटी रिलेटिव निकालने के लिए ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं? व्हाट डू वी डू? ऐड। ऐड। तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? v + 20, where v is the velocity of the bus that I have considered. क्लियर? फिर से साइकिल पे बैठ के सोचो, साइकिलिस्ट पे बैठ के सोचो, तो डी रिलेटिव अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा? वी रिलेटिव मल्टीप्लाइड बाय टाइम, जितनी देर के बाद ओवरटेक कर रहा है वो। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा डी रिलेटिव, अगर यहाँ से लिखोगे तो कितना आ जाएगा? वी रिलेटिव मतलब v + 20 मल्टीप्लाइड बाय 6 मिनट्स, तो आवर में कन्वर्ट कर लो 6/60। ठीक है, ये डी रिलेटिव, इसको भी कुछ नाम दे दो, कैपिटल डी नाम दे दो। उसी तरह से और ऑपोजिट डायरेक्शन में भी दो बस के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको भी कैपिटल डी ही के बराबर होगा, ये दोनों। तो डिस्टेंस बिटवीन बस यही तो दिखाई देगा ना। तो साइकिलिस्ट पे बैठ जाओगे तो आपके लिए बस लगेगा कि साइकिलिस्ट चला ही नहीं है, आपको सिंपली लगेगा कि भाई दो बस के बीच का जो डिस्टेंस था वही ट्रैवल हो रहा है बार बार, आप क्योंकि आप अपने आप को रेस्ट में अज्यूम कर लोगे। ठीक है, तो ये इक्वेट कर लो फिर से, v + 20 मल्टीप्लाइड बाय 6/60 इज इक्वल टू कितना? vt/60। अब सोचो ये दो इक्वेशन जो आपको बॉक्स के अंदर मैंने बनाया है, इन दोनों से आप रिक्वायर्ड चीजों की वैल्यू पता कर सकते हैं। यस सर, दोनों इक्वेट कर देंगे। Yes. अब कुछ नहीं है, आप तो खैर बिल्कुल आप इक्वेट कर लीजिए, आपको सिर्फ इक्वेशन समझना था कि ये दोनों बराबर कैसे हुए। आप साइकिलिस्ट पे बैठ जाएंगे तो भी आपको जो नजर आएगा वो बस इतना नजर आएगा कि बस कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, तो जो दो बस के बीच का डिस्टेंस है वही बस कवर कर रही है व्हाइल ओवरटेकिंग। साइकिलिस्ट पे बैठ के भी आपको वही नजर आएगा। नहीं कि साइकिलिस्ट बीच में रुका हुआ फिर ऑब्जर्व करें। हाँ, मतलब ये तब जब हम साइकिलिस्ट पे बैठ जाएं तो हम ये इमेजिन रिलेटिवली, बट एक्चुअली में साइकिलिस्ट मूव कर रहा है, तो रिलेटिवली तो हम यही इमेजिन करते हैं ना कि जिस बॉडी पे हम बैठ गए वो बॉडी हमारे लिए रेस्ट में होती है और बाकी दुनिया चल रही होती है हमारे लिए। असल में इमेजिन बेटर करने के लिए हम क्या करते हैं कि साइड में रुका हुआ है वो देख रहा है। हाँ, बस कह नहीं सकते, कहते यही हैं। बेसिकली जब मैंने आपको रिलेटिव का कॉन्सेप्ट सिखाया था तब भी मैंने ये बोला था कि आप जिसके रेस्पेक्ट में आप सॉल्व करेंगे उसको आप क्या कर लेंगे, उसको आप रेस्ट में अज्यूम कर लेंगे। ये मैंने तब भी सिखाया था, इसीलिए मैंने बोला था कि रिलेटिव का फंडा ही यही है कि द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू व्हिच यू आर अप्लाइंग द रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट, you will consider that body to be at rest, and rest of the whole world would be moving with a velocity equal to relative velocity or with an acceleration equal to relative acceleration and all. समझ में आया? यस सर, इसमें बस की स्पीड निकालनी थी। दो चीजें निकालनी है, बस की वेलोसिटी और दूसरा कैपिटल टी की वैल्यू। तो आपको इक्वेट करके v निकल आएगा, और वो जो v निकल आएगा तो उसको आप किसी एक इक्वेशन में रख के t निकाल लीजिएगा। बच्चों नोट कर लेना तो बताना, v की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। v की वैल्यू शायद 40 km/h आएगी शायद, जहां तक मुझे याद आ रहा है। दोनों इक्वेशन इक्वेट करोगे तो v की वैल्यू निकल आएगी। डन सर? Yes, sir. Yes, sir. Done. Yes, sir, done. आई होप सबको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से और खुद से भी बैठ कर सोचना कि मास्टर ने क्या सिखाया है। बेसिकली अगर आप साइकिलिस्ट पे बैठ के रिलेटिव डिस्टेंस कवर्ड देखेंगे तो वो उतना ही आएगा जो एक्चुअली में दो बस के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, तो इसीलिए दोनों तरीके से डिस्टेंस लिख के हमने उसको इक्वेट किया। दैट इज व्हाट वी हैव डन। सर वो आएगा कितना 9 मिनट्स ना, 9 मिनट्स और 40 शायद हाँ 40 km/h आएगा और एक 9 मिनट आएगा मिनट में अगर लिखोगे। वैसे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो यू कैन इवन क्रॉस वेरीफाई द आंसर्स फ्रॉम एनसीईआरटी इटसेल्फ। आगे बढ़ूं? यस सर। Yes, sir. Yes, चलिए, sir. तो एज आई प्रॉमिस्ड कि क्वेश्चन एक आध कराने के बाद फिर मैं
ये स्पेशली मुझे क्वेश्चन कराना था, बाकी 2 क्वेश्चन इसमें और गिवन होंगे जो आप लोग ट्राई करना पहले। एक होगा ऑन अ 2 लेन रोड, एक क्वेश्चन होगा ऑन अ 2 लेन रोड, ठीक है, 2 कार्स आर ओवरटेकिंग अ कार इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ऐसा करके एनसीईआरटी में क्वेश्चन होगा, वो ट्राई करना आप लोग खुद से, दैट यू विल ट्राई फ्रॉम योरसेल्फ। अगर नहीं होगा तो वो मुझसे डिस्कस करवा लेना, ठीक है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फर्स्ट यू विल ट्राई एंड देन यू विल आस्क मी फॉर द डिस्कशन ऑफ दैट क्वेश्चन। क्लियर है? ठीक है सर, वो आप ट्राई करिएगा पहले। लेकिन अब आते हैं, हम आगे की बात करते हैं। तो जैसा मैंने आपसे बोला था कि आज हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन पे डिस्कशन करेंगे। तो लिखिए टॉपिक का नाम, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। अब जो बेसिक चीजें सिखा रहा हूं, पहले तो उसको एकदम अच्छे से समझ के एकदम दिमाग में बिठा लेना। लिख लिया टॉपिक का नाम आप लोगों ने, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन? Yes, sir. ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मोशन में हम कई सारे ग्राफ्स ड्रॉ करते हैं, जो आपने 9th में भी ड्रॉ किया होगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। बट मेरा सिर्फ एम ये नहीं है कि मैं आपको ग्राफ रटवाऊं, मेरा एम ये है कि मैं आपको ये बताऊं कि कोई ग्राफ कैसा बनता है और क्यों वैसा बनता है, वो पहले आपको एक थोड़ी सी उसकी बात समझाऊं। वैसे जिनके पास मैथ्स है वो थोड़ा ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे इसको, मैथमेटिक्स में। जिनके पास मैथ्स नहीं है उनको कोई सोचने की आवश्यकता नहीं है, उनको कोई दिमाग चलाना नहीं है। जो मैं सिखा रहा हूं, अगर आप उतना कायदे से समझ जाते हो तो ग्राफ फिर आपको कभी भी दिक्कत नहीं देगा। द सेकेंड पॉइंट इज कि ग्राफ इज नॉट ओनली द पार्ट ऑफ फिजिक्स। क्या ध्यान भाई, क्या ग्राफ सिर्फ फिजिक्स में आता है? तो आंसर इज नो। ग्राफ इज नॉट ओनली द पार्ट ऑफ फिजिक्स, ग्राफ इज अ पार्ट ऑफ साइंस। मतलब केमिस्ट्री में भी आपको ग्राफ्स मिलेंगे। केमिस्ट्री में कोई चैप्टर ऐसा पढ़ाया गया है अभी तक जिसमें ग्राफ दिखा हो आप लोगों को? नो सर। अभी तक कोई चैप्टर ऐसा नहीं आया? नहीं सर। कौन सा चैप्टर चल रहा है आप लोगों का? सर सेकंड चल रहा है मेरा तो। आपका सेकंड चल रहा है। व्हाट इज दैट सेकंड चैप्टर? आई थिंक इट इज स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम। चलो उसमें ग्राफ नहीं आएगा, आगे के कुछ इसमें ग्राफ आएगा जब आप, जैसे मैं एक चैप्टर का नाम ले रहा हूँ, आप गैसियस स्टेट होगा एक चैप्टर, गैसेस या गैसियस स्टेट या स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉरी स्टेट्स ऑफ मैटर के नाम से। उसमें आप पढ़ेंगे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गै-लुसाक्स लॉ, ठीक है, तो उसमें ग्राफ आएगा। सारी बात समझ, थर्मोडायनेमिक्स, उसमें ग्राफ आएगा। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये, ग्राफ इज नॉट द पार्ट ऑफ ओनली फिजिक्स, ग्राफ इज अ पार्ट ऑफ द होल साइंस। और ग्राफ का बेसिक मतलब क्या वो तो अभी समझाऊंगा। ग्राफ मैथ्स में भी है, इनफैक्ट ग्राफ बायो में भी है, ग्राफ स्टैटिस्टिक्स में भी है, ग्राफ इकोनॉमिक्स में भी है। ऐसा थोड़ी कि वो साइंस में ही है, इकोनॉमिक्स में भी ग्राफ है भाई। तो ग्राफ बेसिकली है क्या, पहले तो इस बात को समझे। अभी याद रखो, मैं मोशन के बारे में कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं जनरल ग्राफ का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, उसके बाद फिर मोशन के ग्राफ पे डिस्कशन करेंगे। ध्यान से सुनो, ग्राफ का बेसिक मतलब होता है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गिवन डेटा। मतलब अगर आपको कोई डेटा गिवन है तो उस डेटा को ज्योमेट्रिकली अगर आप रिप्रेजेंट कर दें, तो दैट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन डेटा इज सिंपली कॉल्ड एज ग्राफ। मतलब किसी भी गिवन डेटा का जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है उसी को ग्राफ कहते हैं। जैसे आप लोगों ने क्रिकेट मैचेस देखे हैं, और क्रिकेट मैचेस में आप लोगों ने ये भी देखा है कि मान लीजिए कि फर्स्ट ओवर में रन वर्सेस ओवर का ग्राफ बनता है उसमें। हैव यू सीन दैट व्हाइल वाचिंग द क्रिकेट मैचेस? क्या कह रहे हो, नो या यस? नो नो सर। हैं? तो यू हैवंट सीन क्रिकेट मैचेस येट? सर क्रिकेट मैचेस देखा, वो नहीं देखा जो आपने बोला। तो तुम उस पे कहाँ कभी देखते हो? ध्यान नहीं मतलब दिया। डू यू गो टू द स्टेडियम टू वॉच एवरी मैच, और सर टीवी पे वॉच देखा। इट ऑन टीवी? टीवी पे बाकायदा ग्राफ दिखाते हैं भाई, क्या बात है। सर वो रन्स पर ओवर वाला जो दिखाते हैं, यस यस, रन्स पर ओवर, कुछ ऐसा तो टाइप का बार होता ग्राफ है। बनाते हैं उसका, तो वो वैसा वो, या फिर लाइन हाँ, ग्राफ वो बनाते हैं। लाइन ग्राफ ही बनता है। मतलब जैसे ऐसे रन ज्यादा पड़ गया, फिर रन कम पड़ गया, फिर ऐसा ज्यादा कुछ ऐसा हो जाता है, जैसे वो कैसा भी compare ग्राफ बने, है ना, टीम को, कंपेयर करते हैं, जो भी करते हैं वो भी ग्राफ है। वो किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है? वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि कौन से ओवर में कितना रन बना। जैसे फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट ओवर है, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट रन्स प्लॉट कर देते हैं। जैसे मान लो ये 4 रन्स,
यहाँ पर ये 6 हो गया, यहाँ पर एक एक बढ़ता है। तो अगर मान लीजिए कि मैं फर्स्ट ओवर पे चेक कर रहा हूँ, तो फर्स्ट ओवर और रन को अगर देखें तो उसका कॉमन पॉइंट ये है, तो इसका मतलब है फर्स्ट ओवर में कितने रन बने, 4 रन। ये हमें ग्राफ देख के समझ में आ जाएगा। जैसे ये सेकंड ओवर है, कहाँ तक जा रहा है इसका पीक, इसका पीक जा रहा है 6 तक, तो इसका मतलब है कि 6 रन बन गए सेकंड ओवर में। समझ रहे हो? अब इसी को एक बार और समझते हैं। 10th तो पास किया है ना कम से कम, चाहे उस वो आप लोगों को मतलब वो ऐसे ही ड्यू टू द फेलियर ऑफ गवर्नेंस आपको पास कर दिया गया है, ड्यू टू द फेलियर ऑफ ऑल द फैसिलिटीज इन इंडिया वो आपको पास कर दिया गया। बट जो भी हो, आपने 10th पास किया, राइट? 10th तो पास किया ना भाई, जैसे भी पास किया रिजल्ट गया, आया नहीं है, मतलब ऑफिशियली मतलब कर तो लिया है ना, मतलब नो वन इज गोइंग टू फेल इन Yes, sir. ठीक है। इफ एनीबॉडी विल फेल तो ही और शी कैन चैलेंज सीबीएसई, ठीक है, इन कोर्ट। तो इसका मतलब है कि कोई फेल होने वाला नहीं, पहली बात तो ये। हाँ, कितना परसेंट आएगा नहीं आएगा, फॉर दैट फॉर्मेलिटी यू विल गेट अ रिजल्ट, बट यू ऑल आर पास, ठीक है। यू हैव all of you have passed your class 10th exam, and all the 12th student have passed their 12th exams without giving exam, right? ठीक है, ये बहुत बड़ा मतलब एक, चलो उस पर मैं चर्चा नहीं करता, बट मेरी बात समझो। उसमें आप लोगों ने ऐसा कुछ पढ़ा होगा, इक्वेशन y इज इक्वल टू 2x मान लो। इसमें अगर मैं x की वैल्यू चेंज करता जाऊं, मतलब x की वैल्यू 0 रख दूं, तो y की वैल्यू कितनी होगी? ग्राफ बनाया है आपने 10th के मैथमेटिक्स में, 0. 0, ठीक है। इसी तरह से x की वैल्यू 1 रख दूं तो y की वैल्यू 2 हो गई, x की वैल्यू 2 रख दूं तो y की वैल्यू 4 हो गई, x की वैल्यू 3 रख दूं, x की वैल्यू 3 रख दूं तो y की वैल्यू 6 हो गई, एंड सो ऑन। अगर इसी चीज को हम x और y एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते थे ग्राफ पे, अगर आपने पढ़ा है तो 10th में, तो ये y एक्सिस मानते हैं, इसको x एक्सिस मानते हैं। अब देखिए, जब x 0 है तो y 0 है, तो ये पॉइंट हो गया। अब x एक्सिस पे 1 ले लो, x एक्सिस पे कितना ले लो, यू टेक 1 ऑन x एक्सिस, ये 1 ले लो, तो आपका y एक्सिस पे मान लो कहीं यहाँ पर 2 है, तो इन दोनों का पॉइंट कौन सा पॉइंट मीट कर रहा है? 1 और 2 को रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पर कहीं पर कर सकते हैं इस पॉइंट से। बोलो हाँ कि ना बेटा? ग्राफ पढ़ा तो होगा ना मैथ्स में, शायद पढ़ लिया होगा, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम था तो कहीं ना कहीं तो पढ़ा होगा ना बेटा। इसी तरह से x एक्सिस पे ये 1, x एक्सिस पे 2 मान लो, तो y के एक्सिस पे कितना मानना पड़ेगा? 4। तो इन दोनों का कोई कॉमन पॉइंट जहां पर ये 2 और 4 को रिप्रेजेंट किया जा सके, ये मान लो ये। इसी तरह से x को मान लो 3, तो y कितना होगा? ये 4 है, ये 6 है। फिर से इन दोनों का कोई कॉमन पॉइंट जहां पर इस 3 और 6 के कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो ये। अगर इन सबको मिला दोगे तो आर यू गेटिंग अ स्ट्रेट लाइन और नॉट? सी, Yes, sir. इन सारे पॉइंट्स को आप मिला दो, मतलब यू जस्ट ज्वाइन देम, if you join them, तो what geometrical shape you are getting after joining all these lines? What is that particular geometrical shape that you have got? Obviously a straight line. बच्चे, Yes, sir. Yes, sir. so this straight line is nothing but the graph. आपने क्या किया? आपने जो दो डेटा गिवन है x और y के, उसको आपने ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया, एक स्ट्रेट लाइन बना दी, और आप ये कह रहे हो कि भाई इसके पॉइंट्स पे आपको x और y का वेरिएशन पता चल जाएगा। तो यही जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ द गिवन डेटा ऑफ x एंड y, दिस रिप्रेजेंटेशन इज इटसेल्फ अ ग्राफ। अच्छा, ग्राफ हमेशा इसी शक्ल का बनेगा ये तो जरूरी नहीं है। मैंने ऐसा तो नहीं बोला है कि द लाइन ड्रॉन रिप्रेजेंट्स अ ग्राफ, ये नहीं बोला है। मैंने बोला ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ज्योमेट्रिकल शेप कुछ भी हो सकता है, तो ग्राफ भी किसी भी शेप का हो सकता है, जिसमें से वन ऑफ दिस इज स्ट्रेट लाइन। क्लियर है? इसका मतलब अल्टीमेटली तुमने किया क्या? डेटा को ज्योमेट्री से रिप्रेजेंट कर दिया। इसी तरह से जैसे एक बार और अगर ऐसा लेते, मान लो कि यही अगर आप लेते y इज इक्वल टू 2x प्लस ऑफ 4, यही अगर ऐसे लेते, अब इस केस में अगर आप x को 0 करते तो क्या y 0 आता बच्चों? x को 0 रखो, इस इक्वेशन में x को 0 पुट करो, विल यू गेट y एज 0? No, sir. No, sir. तो y कुछ 4 आता। मान लो x की वैल्यू 1 रखो तो y की वैल्यू कितनी आ जाती? y की वैल्यू 6 आती। 6. x की वैल्यू 2 रखो तो y की वैल्यू कितनी आ जाती? 2, तो 8 आ जाती। अब अगर यहां पर आप इसी को ज्योमेट्रिकली प्लॉट करते, देखो वेरिएशन में बदलाव आ गया खुद ही, y और x। अब मुझे एक बात बताओ कि व्हेन x इज 0, क्या y 0 है? बोलना पड़ेगा No, तुमसे। sir. No, sir. नो सर, y इज नॉट 0, रादर इट इज 4। तो मान लो कहीं यहाँ पर 4 है, तो ये 0, तो यहाँ पर 4, इसमें कुछ भी चेंज नहीं आया, बट ये 4 पे आ गया।
इसी तरह से जब आप x1 होगा तो y की वैल्यू 6 हो गई, मान लो कहीं यहाँ पर 6। अब इन दोनों का कोई कॉमन पॉइंट लीजिएगा तो ये कॉमन पॉइंट यहाँ आएगा। इसी तरह से व्हेन यू हैव टेकन x एज इक्वल टू 2, ये 1 ये 2, तो आपका जो y है वो कितना हो गया, y बिकम्स इक्वल टू 8। तो इन दोनों का अगर आप कॉमन पॉइंट लीजिएगा तो ये आएगा। इसका मतलब इस बारी अगर आप ग्राफ देखेंगे तो इट विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम 0, रादर इट विल स्टार्ट फ्रॉम समवेयर हियर, बिकॉज x इक्वल टू 0 पे y 0 नहीं है, y इज इक्वल टू 4 है। तो ये जो लाइन है वो y 0 से स्टार्ट नहीं होगी, y पे वहां से स्टार्ट होगी जहां पे वो वैल्यू 4 है। अभी भी ये स्ट्रेट लाइन है, बट क्या ये रिप्रेजेंटेशन और ये रिप्रेजेंटेशन सेम है स्ट्रेट लाइन, बट क्या दोनों सेम तरह की चीजों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नो सर। दोनों को देख के फर्क, डिफरेंस आपको क्लियरली विजिबल है या नहीं है? Yes, sir. ऑफ कोर्स यस। तो किसी भी गिवन डेटा का, अब जरूरी नहीं है कि स्ट्रेट लाइन बने। अब अगर मान लो कि ऐसा कहीं पर हो सकता है कि कहीं पर ऐसा बन जाएगी, कर्व ऐसा आ जाए, डेटा को प्लॉट करूं और मुझे ऐसा कुछ कर्व दिखाई दे जाए, कहीं पर ऐसा हो सकता है कि ऐसा कर्व दिखाई दे जाए, कहीं पर ऐसा हो सकता है कि मुझे ऐसा दिखाई दे जाए, तो कुछ भी हो सकता है। बट याद रखो, कुछ भी हो इसमें हमेशा दो चीजें होंगी, दो क्वांटिटी होंगी, और एक क्वांटिटी का चेंज दूसरे क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में आपको इस डायग्राम से नजर आ रहा होगा। और इसी ज्योमेट्रिकल फिगर्स को अपन क्या नाम देते हैं, ग्राफ। क्लियर है? तो इस पूरी कहानी का जो कंक्लूजन है वो ये है कि आपको ग्राफ ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देता है किसी भी क्वांटिटी का विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। और ग्राफ हमेशा दो क्वांटिटी के बीच में ड्रॉ करते हैं आप, ठीक है? बात समझ में आ रही है? दो क्वांटिटी के बीच में ड्रॉ होता है, जिसमें जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है वो जनरली एक्स एक्सिस पे होती है, और जो डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है वो जनरली वाई एक्सिस पे होती है। पता नहीं सर क्या बोले, क्या डिपेंडेंट क्या इंडिपेंडेंट, ये तो समझ ही नहीं आया। अध्ययन टेल मी वन थिंग। यस सर। आप मुझे एक बात बताओ कि अगर 10 ओवर का मैच है, आपने फर्स्ट ओवर में कोई रन नहीं बनाया, तो आपका ओवर चेंज होगा या नहीं होगा, या आपको ओवर डालना पड़ेगा जब तक रन नहीं बने? सर ओवर चेंज होगा। ऑब्वियस सी बात है, ओवर चेंज होगा। इसका मतलब ओवर जो है वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हो गया, बट किस ओवर में कितना रन बना है वो ओवर पे डिपेंड करता है। अब पहले ओवर में मान लो मैं कह रहा हूं कि 10 रन बने, तो आप ये मुझसे पूछेंगे किस ओवर में, इन विच ओवर डिड यू गेट 10 रन्स, तो मैं कहूंगा कि भाई फर्स्ट ओवर में 10 रन बना, सेकेंड ओवर में 4 रन बना। तो रन्स डिपेंड ऑन कि किस ओवर की बात हो रही है, बट ओवर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रन। रन बने कि नहीं बने, ओवर तो चेंज होगा। तो ये मतलब है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्वांटिटी का। बात समझ में आई? जैसे टाइम, तो टाइम इज इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। आप पढ़ो मत पढ़ो, आप चलो मत चलो, आप सो मत सो, टाइम चेंज होगा या नहीं होगा बेटे? Yes, तो sir. इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। बट अगर मान लो मैं आपसे कहता हूँ कि मैं चल रहा हूँ, तो आप मुझसे ये पूछ सकते हो कि कितनी देर में कहां तक पहुंचे भाई, या कितनी देर में पहुंचोगे, ठीक है? तो डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन टाइम, बट टाइम इज इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। स्पीड डिपेंड्स ऑन टाइम, बट टाइम इज इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। तो जनरली हम जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वी बेसिकली हैव टू क्वांटिटीज, वन इज इंडिपेंडेंट एंड अनदर वन इज डिपेंडेंट। तो जो आपकी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है जनरली उसको हम एक्स एक्सिस पे प्लॉट करते हैं, और जो डिपेंडेंट होती है उसको हम जनरली वाई एक्सिस पे प्लॉट करते हैं, ठीक है? तो आप जो चीजें लिखा रहा हूं वो लिखिए, और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो जो लिखवा रहा हूं वो लिखिए जो लिखवा रहा हूं इसमें लिखिए, ग्राफ इज ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गिवन डेटा। क्या लिखा आपने? ग्राफ इज ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गिवन डेटा। लिखा आप लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ग्राफ इज ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गिवन डेटा। बस इतना काफी है, बाकी चीजें आप अपने दिमाग में रखिए। अब आते हैं सर कब कैसा ग्राफ बनेगा। तो कब कैसा ग्राफ बनेगा, जनरली आपको दो तरह के ग्राफ मोशन में पढ़ने, दो ही तरह के जनरली। एक है स्ट्रेट लाइन
और दूसरा कहलाता है पैराबोला। तो दोनों ग्राफ कब कब बनते हैं और उन ग्राफ में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या खास बातें होती हैं, इस बात को आप लोग सुन लें और समझ लें। अगर आपने 10th थोड़ा बेहतर तरीके से पढ़ा होता तो आपको मालूम होता कि जो आप इस तरह की इक्वेशन लिखते हो ना, जैसे अभी मैंने शो भी किया है आपको वैसे तो करके, जैसे आप ये लिखते हो ना 4x + 2 या इस तरह की कोई भी इक्वेशन, कभी भी इसका ग्राफ ड्रॉ करके देख लो तो ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा। अभी पीछे दिखाया भी था मैंने। अब वो स्ट्रेट लाइन कैसे होगा, ओरिजिन से स्टार्ट होगा, कहां से जाएगा नहीं जाएगा, वो एक अलग फैक्टर है, बट ग्राफ हमेशा कैसा बनेगा बच्चों? स्ट्रेट लाइन। पॉइंट लिखे, पहला पॉइंट, if two equations sorry if two quantities are linearly related, लिखिए, if two quantities are linearly related, if two quantities are linearly related, graph will always be a straight line. लिखिए, if two quantities are linearly related, graph will always be a straight line. If two quantities are linearly related, graph will always be a straight line. लिख लिया? If two quantities are linearly related, graph will always be a straight line. लिखा बेटों, बच्चों, प्यारों? Yes, sir. ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, जो स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ वो देखिएगा। अब जो मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, जस्ट लुक एट दैट केयरफुली। इस मतलब दो क्वांटिटी लीनियरली रिलेटेड है तो ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा। और लीनियरली रिलेटेड के लिए इक्वेशन कैसा होता है? लीनियर इक्वेशन। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिकल पॉलिनोमियल, पढ़ा है आप लोगों ने? लीनियर का मतलब होता है जिसमें हाईएस्ट पावर 1 हो, है ना? तो किसी भी लीनियर इक्वेशन को, अगर कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल है या लीनियर इक्वेशन है, तो लीनियर इक्वेशन का जो फॉर्मेट होता है ना, वो हमेशा याद रखो। अगर मान लो x और y का लीनियर इक्वेशन बना, आप लोग जैसे ये लिखा y = 4x + 2, तो ये कैसी इक्वेशन है बच्चों? ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो। Linear. सबकी आवाज आनी चाहिए थी इस पे तो एकदम खट से। कैसी इक्वेशन है? अदर देन ऋषिक, कैसी इक्वेशन है ये? Linear. लीनियर। ठीक है, ऑब्वियसली इट्स अ लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन अगर y और x के बीच में ड्रॉ होगा तो उसका फॉर्मेट ये होता है, जनरल फॉर्म ये होता है, y = mx+। देखो, जैसे अगर मैंने लिख दिया y = 4x + 2, तो ये इसका फॉर्मेट देखो, कंपेयर कर लो, जनरली ये फॉर्मेट होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि c हमेशा नॉन जीरो ही होगा या m हमेशा नॉन जीरो होगा, मतलब ऐसा भी तो हो सकता है y = 4, तो इसमें ये फॉर्म, ये वैल्यू 0 हो गई। ऐसा भी तो हो सकता है y = 4x, तो ये वैल्यू 0 हो गई। तो ये हो सकता है, बट इन एक्चुअल दो चीजें मैक्सिमम हो सकती हैं। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन मोर और लेस इस फॉर्मेट का आपको दिखाई देता है। इसमें जो m है ना बेटा, इस m को हम कहते हैं स्लोप। क्या कहते हैं? बोलो 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 बोलो। slope, स्लोप। स्लोप का मतलब समझाऊंगा। वैसे इसका मतलब है tan थीटा। अब ये tan थीटा कौन सा वाला, कहाँ वाला, वो अभी समझाऊंगा। और c का मतलब है इंटरसेप्ट। अब इन सारी बातों को अच्छे से समझेंगे। इंटरसेप्ट, c का मतलब होता है इंटरसेप्ट। अब किसका क्या मतलब है समझ। मान लीजिए मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे ब्लू, मेरे नीले, y और x का मैंने ये ग्राफ लिया, ध्यान से देखिएगा। ये y वर्सेस x का ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन है, बोलो हाँ कि ना। ये ग्राफ हुआ ना, रेड वाली लाइन जो बनी वही ग्राफ कहलाएगा ना। x और y ग्राफ नहीं है, ग्राफ क्या है? ये रेड वाली जो लाइन आपने बनाया वो ग्राफ है। yes, Yes, sir. तो रेड वाली लाइन आपका ग्राफ है। ठीक है, रेड वाली लाइन आपके ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो रेड वाली लाइन तो हो गई आपका ग्राफ। ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है या नहीं है? तो इसकी Yes, इक्वेशन sir. मैंने नहीं लिखा है, इक्वेशन मैंने नहीं लिखा है, बट मुझे एक बात बताओ कि इसकी जो इक्वेशन रही होगी वो लीनियर इक्वेशन होगी या नहीं होगी? तभी तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। Yes, sir. Yes, भाई sir. ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब है कि इक्वेशन कौन सी होगी? लीनियर। क्या इस ग्राफ को अगर देखो तो x के साथ इसका कुछ एंगल बन रहा है या नहीं बन रहा है? देखो तो कुछ एंगल बन रहा है, Yes, sir. बन रहा है ना। तो यही वो थीटा हो गया। ठीक है,
और इसी थीटा का क्या ले लेना है आपको, tan। क्या ले लेना है बेटा बच्चे, tan, उसी को स्लोप कहते हैं। tan ऑफ दिस थीटा, एक बार और दिखाता हूं, सबको समझ में आना चाहिए। जो बच्चों वाली बातें सिखा रहा हूं, बच्चों वाली नहीं बल्कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बातें सिखा रहा हूं, उसके बाद ही हम ग्राफ खेलेंगे मोशन के केस का। बट ये जनरल पॉइंट्स अपने को एकदम दिमाग में होना चाहिए। ये ग्राफ, ये भी स्ट्रेट लाइन है या नहीं, सेकंड वाले को देखो, ऑब्जर्व द सेकंड ग्राफ, यस सर। Yes, sir. ये भी स्ट्रेट लाइन ही तो है। अब इसमें थीटा कहां से मेजर करोगे, तो यहां से ऐसे, हमेशा एक्स के रेस्पेक्ट में ना, एक्स अगर ऐसे तो ऐसे घूमो, और अगर एक्स ऐसे तो ऐसे घूमो, हमेशा उल्टा जाओ। ये देखो ये थीटा कैसे लिया वो ध्यान से देखो, एरो बार बार दिखाया है। अगर एक्स राइट साइड में तो उससे एंटी क्लॉकवाइज घूमो। अगर ये एक्स ऐसे बनाते, मैं एक्स ऐसा होता, ये वाई होता और ये ग्राफ होता, तो मैं ऐसा क्लॉकवाइज जाता। ये थीटा कहता। आर यू कन्विंस्ड? सर ये नेगेटिव Yes, लेते हैं साइन लेकिन थीटा के साथ। अभी आते हैं वो नेगेटिव, हाँ वो एक अलग बात है। पहले ये थीटा समझ में आया कि हाउ टू डू वी टेक थीटा बेटा? यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब सुनिए, यहां पर इस ग्राफ में अगर आप देखो तो थीटा इज लेस देन 90, से यस और नो? यस सर। Yes, sir. Yes, तो थीटा अगर 90 से छोटा होता है तो tan थीटा पॉजिटिव होता है, और tan थीटा पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब है tan थीटा ही स्लोप है, स्लोप को m भी कहते हैं, तो स्लोप पॉजिटिव। बट यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो थीटा इज ग्रेटर देन 90, तो यहाँ पर जो tan थीटा है दैट tan थीटा विल बी नेगेटिव, क्योंकि अगर थीटा आपका 90 से बड़ा है तो आपका tan थीटा नेगेटिव होगा, और tan थीटा नेगेटिव का मतलब m स्लोप, स्लोप कैसा होगा, तो स्लोप आपका नेगेटिव होगा। m is the slope and slope will be negative। यहां तक बात समझ में आ गई? इसका मतलब स्लोप पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि वेदर थीटा इज ग्रेटर देन 90 और थीटा इज लेस देन 90। करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया, वेरी गुड। स्लोप का मीनिंग समझ में आ गया, स्लोप का मतलब समझ में आ गया Yes, भाई? sir. सबको स्लोप समझ में आ गया? सर ये m स्लोप की टर्म स्लोप क्यों होता है? आए, क्या क्या सर m इक्वल टू हम स्लोप जो ले रहे हैं वो क्यों भाई? होता है? एम से स्लोप को क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, ये तो आप पुराने उनसे पूछना पड़ेगा, मैथमेटिशियन से, कि भाई आपने स्लोप के लिए एम क्यों लिखा? नहीं सर, मतलब आपने मेरा मतलब जो x का कोएफिशिएंट है वही क्यों हुआ स्लोप? वही क्यों स्लोप हुआ, इसलिए वही स्लोप। नहीं सर, मतलब वो पूछ रहा था कि कोएफिशिएंट क्यों हुआ स्लोप? देखिए, हाँ तो ये देख ना, ये मान लो थोड़ी देर के लिए कि यहाँ पर c नहीं हो, जैसे मान लो कि y इज इक्वल टू 4x लिखा हो, ठीक है, मान लो थोड़ी देर के लिए, कोई दिक्कत? नो सर। ये ग्राफ है, मान लो y इज इक्वल टू 4x का ये ग्राफ है, ये वाला मैंने कहा थीटा है, ठीक है, यहाँ देखिएगा ध्यान से। तो इसमें अगर मैं, ये y है ये x है, यही तो मतलब हुआ ऋषिक साहब? यस सर। तो मुझे एक बात बताइए, इस ट्रायंगल में अगर मैं tan थीटा लिखूंगा तो tan थीटा बराबर कितना होगा, y बाई x होगा ना? यस सर होगा। ठीक है, अब y बाई एक्स मतलब tan थीटा y बाई एक्स है, तो इसको y बाई एक्स करो तो ये 4 हो गया ना, मतलब यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू 4 हुई या नहीं हुई? सर हो गई। और यही tan थीटा को स्लोप बोला गया है, देखो इसी का नाम स्लोप रखा गया है, Yes. पक्का बोल? Yes, और sir. वो ये जो 4 है वो किसका कोफिशिएंट दिखा तुम्हें? सर लेकिन अगर वो होता सी भी होता? क्या होता? सी भी होता तो एक अलग बात है, सी इज नथिंग बट इंटरसेप्ट, इसीलिए पहले मैंने जो समझा रहा हूँ उस पर पहले समझ लो ना। सी पे तो अभी बात करेंगे, सी को तो पहले समझाऊंगा तभी तो सी का केस तुम समझ पाओगे। अभी सी लाऊंगा पिक्चर में, बट अभी सी नहीं पता है ना आपको, तो पहले बिना सी के समझ गए। हाँ सर। अब देखो, पहले तो सी समझो, उसके बाद बाकी बात होगी कि भाई सी होता तो क्या होता, कुछ नहीं होता, तब भी स्लोप वही रहता, मगर सी का पहले मतलब समझो। सी का मतलब होता है इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि व्हेन x इज इक्वल टू 0, व्हेन x इज इक्वल टू 0, ग्राफ starts
मैं अपनी तरफ से ऐसे कुछ लिख रहा हूँ, फ्रॉम y इज इक्वल टू 0 और समवेयर एल्स, और y नॉट इक्वल टू 0। मतलब इंटरसेप्ट आपको ये बताता है कि जब आपका x 0 है तो ग्राफ y इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है या कहीं और से। जैसे अगर मान लो कि मैंने कोई ग्राफ यहाँ पर लिया, ध्यान से पहले इंटरसेप्ट का मतलब समझिए। ये ग्राफ है, ये y है और x है। मुझे एक बात बताओ, इस पॉइंट पे जब x 0 है, यहाँ पर x 0 है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं, और यहाँ पर y भी 0 है। तो जब x 0 है तो ग्राफ 0 से स्टार्ट हुआ है, मतलब जहां पर x 0 है वहां पर y भी 0 से स्टार्ट हुआ है या नहीं हुआ है? मतलब ग्राफ में x और y दोनों 0 है या नहीं है? इस ग्राफ के लिए जब x 0 है तो y 0 है या नहीं है? बोलो। है। Yes. है। तो ये इंटरसेप्ट इसका c की वैल्यू हो गई 0। अभी एक दो बार और समझो। मान लो ये समझ में आया कि इंटरसेप्ट यहाँ पर हो गया 0। एक बार और देखो ग्राफ। मैं आपसे कहूं कि ये ग्राफ यहां से स्टार्ट हुआ, ये y है और ये x है और ये d है। यहाँ पर x और y 0 है, बट मुझे बताओ कि इस पॉइंट के लिए, यहां जहां से ग्राफ स्टार्ट हुआ है, इस पॉइंट के लिए x तो 0 है बट y 0 है या d है? भाई सबको समझ में आना चाहिए। भाई अगर आप y वाली लाइन पे अगर ऊपर चल रहे हैं तो x में कोई चेंज नहीं आ रहा है, और x में अगर आप इधर जा रहे हैं तो y में कोई चेंज नहीं आता। यही मतलब होता है ना सर? अरे भाई बोलो ना यार, नहीं समझ में आए तो पूछो, समझ आ रहा है तो बताओ। सर आ रहा है सर। तो बोलो ना यार। y पे अगर हम ऊपर जाएंगे तो x में कोई चेंज आया क्या? No, sir. तो जब y में ऊपर जा रहे हैं इसका मतलब x में कोई चेंज नहीं आ रहा है। देख इस बात को समझ। अगर मैं ऐसे जा रहा हूं ना, ऐसे जा रहा हूं तो ऐसे जा रहा हूं तो इधर थोड़ी जा रहा हूँ, राइट की तरफ थोड़ी जा रहा हूँ, ऊपर जा रहा हूँ। तो मैं ऊपर कितना भी जाऊं इसका मतलब है कि मैं राइट की तरफ नहीं जा रहा हूँ। तो राइट वाला जो x है वो 0 है बट y चेंज हो रहा है। तो इसी तरह से मैं यहाँ इसके ऊपर यहाँ पर हूँ तो x तो 0 ही है। इस लाइन पे कहीं पर भी हो गए तो x 0 है, बट जब x 0 है मगर जहां से मैं स्टार्ट हो रहा हूँ वहां पर y 0 है या d है? डी है। D. इसका मतलब इंटरसेप्ट यहाँ पर 0 नहीं है बल्कि d है। ठीक है। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि मैं आपको फर्दर और की बात करूं, एक और पॉइंट पे आता है। मान लीजिए ये y है और ये x है। मान लीजिए ग्राफ ऐसे बना हुआ है, ठीक है। ये फिर से d मान लेते हैं। आप मुझे बताइए इंटरसेप्ट 0 या d है? सोच के देखिए आप। जब x 0 है तो y भी 0 है क्या? नो सर। जब x 0 है तो y वहां पर 0 नहीं है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे जहां पर x 0 है वहां पर y 0 नहीं है, बल्कि y की वैल्यू कितनी है? अगर आप ध्यान से देखें तो y की वैल्यू -d है, नीचे है ना। तो इंटरसेप्ट -d है। अब समझ में आया? पहले तो इंटरसेप्ट की मीनिंग समझ में आई तो बताइए मुझे। यस सर, क्लियर है। Yes, sir. इसका मतलब इंटरसेप्ट आपको ये बताता है कि जब आपका x 0 है तो ग्राफ कहां से स्टार्ट हो रहा है। x 0 पर आपका y 0 है या नहीं है, ये आपको पता चलता है बाय द इंटरसेप्ट। आप खुद समझना, पहले ये सब नोट करो, पहले जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है नोट करो, उसके बाद फिर मैं आपको ये इक्वेशंस बना के ये बातों को जल्दी से समझाता हूं। जल्दी से पहले ये नोट करो। सर तो मतलब ग्राफ वो लाइन जो है इक्वेशन की वो कहाँ y एक्सिस को मीट कर रही है वही होगा। हाँ, मतलब जब x 0 है तो ग्राफ y पे कहां से स्टार्ट हो रहा है? मतलब वही अगर जब एक, तो हाँ जब x 0 है, अगर ग्राफ y इज इक्वल टू 0 पे स्टार्ट हो रहा है, जब x 0 है तो y भी 0 है, तो इंटरसेप्ट 0 है। जब x 0 और y 0 नहीं है तो इंटरसेप्ट 0 नहीं है। समझ आएगी? यस सर। भाई सब नोट कर लीजिएगा तो प्लीज बताइएगा ताकि मैं और भी चीजें थोड़ी सी सिखा लूं।
Sir, done. Sir, done. ठीक है। अब देखिए ऋषिक, इससे पहले कि मैं बाकियों को सिखाऊं, ऋषिक एक बात बताओ कि अगर ये ग्राफ यहाँ से इंटरसेप्ट है भी, तब भी इसमें अगर मैं tan थीटा लिखता, ये थीटा है, इसमें tan थीटा लिखता, तो अभी भी ये हाइट कुछ होता यहाँ से यहाँ तक इस ट्रायंगल में, ये y और ये x, तो tan थीटा की वैल्यू अभी भी y बाई x लिखी जाती है या नहीं, या y इक्वल टू x tan थीटा अभी भी बनता है या नहीं बनता, सोच के देखो। यस सर, बनता। तो x का ही कोफिशिएंट जो tan थीटा, वही तो अभी भी स्लोप कहलाता। यस सर। ठीक है, चलिए अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ। ये जो बातें अभी मैंने करी है ना, आप लोग मुझे देखिए और इस इक्वेशंस देखिए और अंदाजा लगाइए। यू डोंट नीड टू ड्रॉ दिस, बट यू नीड टू एटलीस्ट टेल मी। इक्वेशंस देखिए और मुझे बताइए। मैंने लिखा y इज इक्वल टू 4x, मुझे बताओ स्लोप कितना है यहाँ पर, स्लोप की वैल्यू। इसको देखो और मुझे बताओ स्लोप कितना है यहाँ पर, और इंटरसेप्ट की वैल्यू बोलो। सर स्लोप 4 है, इंटरसेप्ट 0 है। भाई एक ही बच्चा बोल रहा है, बाकी लोग, मैंने बोला ना सबको बोलना है। स्लोप की वैल्यू सबको दिखाई दे गई कि 4 है। 4. और इंटरसेप्ट, अद्यान रहमान, प्लीज अनम्यूट योर माइक। अद्यान भाई, यस सर। टेल मी वन थिंग, व्हाई डू यू थिंक इंटरसेप्ट इज 0 हियर? इंटरसेप्ट 0 कैसे हुआ? जी जी बोलिए, आपको कैसे पता चला कि इस इक्वेशन में इंटरसेप्ट 0 है? या आपको पता चला भी कि नहीं चला? अद्यान, यू हैव टू रिस्पॉन्ड। सर नहीं पता चल रहा सर। तो नहीं, क्यों नहीं पता चला? और नहीं पता चला तो आपने पूछा? Did you ask me when you didn't understand anything regarding the intercept or graph? Whose responsibility is to ask? Is it my duty to ask every one of you after every minute, or it's your duty whenever you don't understand you will have to ask? Whose duty is this? So please don't fool around. If you don't understand anything, you have to ask. हाँ, अगर मैं नहीं बताऊं, मैं कहूं नहीं बता रहा, तो फिर मेरा फॉल्ट है ना, तब तो ये ब्लंडर है फिर तो। बट अगर आप कुछ मतलब आपको नहीं समझ में आ रहा और पूछ नहीं रहे हो, तो ये आपकी तरफ से फॉल्ट है, उसके लिए टीचर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। ये टू वे कम्युनिकेशन की स्टडी का मतलब यही है कि यू कैन आस्क योर डाउट्स, वरना तो रिकॉर्डेड लेक्चर यूट्यूब पे देख लो ना यार। देवांश, यस सर। हाउ डिड यू अंडरस्टैंड कि इंटरसेप्ट 0 है यहाँ पर? सर अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 4 आएगी। और सर ऐसे अगर 3-4 वैल्यूज लेंगे तो जो तो 1 से स्टार्ट करेंगे या 0 से स्टार्ट करेंगे? इंटरसेप्ट का मतलब अध्ययन और देवांश फिर से सुनो, x 0 अगर है तो y 0 है या नहीं है? अगर x 0 है और y भी 0 हो रहा है, x 0 रखने पर y भी 0 हो रहा है, तो इसका मतलब इंटरसेप्ट 0 है। अगर x 0 पर y 0 नहीं हो रहा है तो इंटरसेप्ट 0 नहीं है। यहां पर पुट करो x की वैल्यू 0, यहां पर पुट करिए x 0। अगर आप इसमें x 0 पुट करेंगे तो y 0 बनेगा या नहीं बनेगा? अध्ययन, यस सर बनेगा। यस सर। तो इसका मतलब इंटरसेप्ट 0 है। इसका मतलब जब x 0 है तो y भी 0 है। इसका मतलब है कि ग्राफ यहां से ओरिजिन से स्टार्ट हो। समझे? अब ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर मान लीजिए कि मैं ऐसे लिखूं y इज इक्वल टू 2x प्लस 4, इस ग्राफ को देखो और मुझे बताओ, 1 मिनट, जिससे पूछूंगा वही बोलेगा। कौस्तुभ, जल्दी से आंसर बोलना। स्लोप बताओ इस ग्राफ, इस इक्वेशन में स्लोप बताओ। स्लोप 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 कौन कौन है? स्लोप की वैल्यू क्या है इस इक्वेशन में? कौस्तुभ जल्दी। उर्वशी, Yes sir. स्लोप कौन सा है बेटा? सर y/x करके एक बार मैं सॉल्व करके देखूं? अरे उतना सॉल्व नहीं करना होता रे बेवकूफों। y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये फॉर्मेट लिखवाया या नहीं? देखो यस सर। लिखा आपने? यस। उसमें यही तो बोला था ना कि दिस m इज स्लोप, मतलब x 2. का कोफिशिएंट स्लोप होता है। कौन होता है बोलो फिर से? x का कोफिशिएंट स्लोप होता है, तो स्लोप इसमें होता है 2 है स्लोप। 2। और इंटरसेप्ट बेटा बोल?
सर इंटरसेप्ट 4। यस ऑफ कोर्स, इससे कंपेयर कर लो तो ये 4, और वैसे अगर वैसे भी बुद्धि नहीं चलती है तो इसमें x 0 रख के देखो, x 0 रखोगे तो y 4 हो जाएगा या नहीं होगा? तो जब x 0 हो तो y की क्या वैल्यू होती है, वही इंटरसेप्ट कहलाएगी। मतलब ये ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, कहीं और से स्टार्ट होगा, वहां से स्टार्ट होगा जहां पर x 0 है बट y कितना है 4। इज इट क्लियर? जबरदस्ती हाँ नहीं करना, नहीं समझ में आया तो पहले पूछो, क्योंकि अभी भी आप लोगों से ही मैं पूछूंगा एक दो और केसेस। क्लियर है सर। चलिए एक बार फिर से लेट अस प्ले वन मोर टाइम। y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 6x प्लस ऑफ 2, ठीक है। कौस्तुभ बाइला आपने कुछ बोला नहीं। आराध्या कौशल, कैन यू हियर मी? Yes, sir. m एंड c जल्दी बताइए। m मतलब स्लोप एंड c मतलब इंटरसेप्ट। Sir, m minus 6 वेरी गुड। and slope is 2. यस ऑफ कोर्स, एब्सोल्युटली करेक्ट, -6 and 2। अध्ययन एक बार फिर से बताओ। y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3x माइनस ऑफ 4। अध्ययन स्लोप एंड इंटरसेप्ट बताइए। सर स्लोप सब -3 है और इंटरसेप्ट -4 है। वेरी गुड। अब इसमें एक चीज ऋषिक, ये वाला जो ग्राफ होगा इस वाले का कुछ एक मेक अ रैंडम गेस कि इस वाले का ग्राफ अगर आप लोगे तो ये स्ट्रेट लाइन होगा या नहीं होगा? पहले तो ये बताओ। होगा सर। होगा। ये स्ट्रेट लाइन कहाँ से स्टार्ट होगा? मतलब इसका C2 है तो कैसा होगा ये स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप निगेटिव है और इंटरसेप्ट पॉजिटिव है? तो ग्राफ कैसा होगा सोच के देखो, मेक अ रैंडम गेस। सर इसमें सर y एक्सिस पे पॉजिटिव 2 से नीचे डाउनवर्ड जाएगी नेगेटिव। अरे वाह, वेरी गुड, ये ऐसे आएगा, बहुत बढ़िया, गुड। ये ऐसे क्यों आया? क्योंकि जब ग्राफ ऊपर से नीचे आता है तो ये स्लोप होता है और ये स्लोप नेगेटिव होता है, और इस बिकॉज इसका स्लोप नेगेटिव है इसका मतलब ग्राफ ऊपर से नीचे आ रहा है और इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, इसलिए वाई एक्सिस पे ये पॉजिटिव वाई एक्सिस पे से ग्राफ होगा। यहाँ पर अगर आप ग्राफ देखें, तो ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, यहाँ पर स्लोप नेगेटिव और इंटरसेप्ट भी नेगेटिव, तो ग्राफ पॉजिटिव वाई एक्सिस पे स्टार्ट होगा या नेगेटिव वाई एक्सिस पे स्टार्ट होगा? सर नेगेटिव। सबको समझ में आया? नेगेटिव से ये इनफैक्ट ये ऐसे आएगा, इसका स्लोप भी नेगेटिव आएगा और इंटरसेप्ट भी नेगेटिव आएगा। सर ये सबको क्लियर हो गया? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मतलब मोर और लेस यू नो व्हेन टू ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन ग्राफ एंड हाउ टू ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन ग्राफ। वैसे तो हम मोशन में आगे चीजों को देखेंगे। अब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट लिखिए, अब दूसरा पॉइंट लिखिए, व्हेनेवर टू क्वांटिटीज आर, अब दूसरा पॉइंट लिखिए, व्हेनेवर टू क्वांटिटीज आर क्वाड्रेटिकली रिलेटेड, व्हेनेवर टू क्वांटिटीज आर quadratically related, whenever two quantities are quadratically related, graph will be parabolic. Whenever two quantities are quadratically related, graph will be parabolic. लिख लिया? यस सर। जब भी दो क्वांटिटी क्वाड्रेटिकली रिलेटेड होगा तो ग्राफ कैसा होगा? ग्राफ पैराबोलिक होगा। क्लियर है? अब देखिए एक्चुअली में पैराबोला का मैं शेप बताता हूं आपको, उसके बाद फिर क्वाड्रेटिकली रिलेटेड का मतलब ये हुआ कि सर मान लीजिए कि ऐसे लिखा हुआ वो कहीं पर y इज इक्वल टू 4x², ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी तरह से मान लीजिए लिखा हो x इज इक्वल टू 4y², मतलब द हाईएस्ट पावर इज 2। जब भी आपकी किसी भी इक्वेशन का हाईएस्ट पावर 2 हो, जैसे आपकी इक्वेशन लिखी हुई है ax² प्लस ऑफ bx प्लस ऑफ c, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है बेटा? Is it a quadratic equation or not? यस सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हमेशा ग्राफ कैसा होगा? पैराबोला। अब एक्चुअली में पैराबोला आपको ड्रॉ नहीं करना, सिर्फ सुनना है।
अगर पैराबोला की बात करूं तो पैराबोला, एक टाइप ऑफ पैराबोला ऐसा होता है, इसको हम कहते हैं अपवर्ड पैराबोला। पैराबोला ये पूरा होता है, बट मोशन के ग्राफ में ना वी ओनली यूज हाफ ऑफ द पैराबोला। क्यों हाफ लूंगा उसका मैं रीजन बताऊंगा, तो इसीलिए मैं सिर्फ हाफ पे बात करूंगा। ठीक है, मोशन के ग्राफ में देखो ये एक पैराबोला है, ये एक टाइप ऑफ पैराबोला है, ये दूसरा टाइप ऑफ पैराबोला है। पैराबोला ऐसा भी होता है, राइट वर्ड पैराबोला, सबके नाम बता देता हूं पहले। और ये पैराबोला पहले सुन लो, अगर मन करे तो नोट करना, नहीं करे तो मत करना, क्योंकि ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है इसमें, ये पॉइंट्स तो एडिशनल बता रहा हूं। बट इसमें मोशन का ग्राफ कैसे होएगा, ठीक है, वो अभी बताता हूँ। वैसे इसके नाम अगर चाहो तो लिख सकते हो। इस वाले पैराबोला को हम कहते हैं अपवर्ड पैराबोला। ये अपवर्ड पैराबोला है, पैराबोला। ये कौन सा पैराबोला? डाउनवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, ये राइट वर्ड है, और वो वाला पैराबोला लेफ्ट वर्ड है, ये लेफ्ट वर्ड पैराबोला। बेसिकली अपना मोशन के केस में दो ही तरह के पैराबोला होते हैं, अपवर्ड पैराबोला एंड डाउनवर्ड पैराबोला। दो ही तरह के पैराबोला बनेंगे, ये सब बनेगा नहीं, ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन के लिए मैंने बताया। ठीक है, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए मैंने बताया। अब देखो एक्चुअली में मोशन में ऋषिक भाई आपको पूरा पैराबोला ड्रॉ भी नहीं करना है। पहली बात आसान क्या हो गया कि सर यही दो तरह के पैराबोला मोशन के ग्राफ में बनेंगे, उसमें भी कौन सा? सिर्फ आधा वाला, कितना पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, समझ रहे हो आप लोग? या ये वाला पोर्शन जो मगर आधा। ठीक है, अब सुनो, अब आपको जहां से चीजों को सुनना अच्छे से वो सुनो। अगर ये पैराबोला ऐसा है, ध्यान से देखना सारे बच्चों। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इससे पहले कि मैं पैराबोला खेलूं, आप लोग मुझे एक बात बता सकते हैं कि आपका जो स्ट्रेट लाइन का मैंने ग्राफ बनाया था उसमें मैंने स्लोप बोला था, स्लोप बोला ना बेटा? आप लोगों को स्लोप का नाम लिया था मैंने। Yes, sir. मुझे एक बात Yes, बताओगे, sir. स्ट्रेट लाइन का स्लोप हर पॉइंट पे सेम होता है या डिफरेंट होता है? कोई भी बता सकता है। मान लो अगर मैं कह रहा हूं कि ये स्ट्रेट लाइन है, इसका स्लोप इस पॉइंट पे कुछ है, तो यहाँ पर अगर वही स्लोप लेते तो क्या होता? सेम होता है या डिफरेंट होता? सेम। सेम। भाई सारे बच्चे सुन लो, स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टी होती है कि कहीं पर भी एंगल देखोगे तो सेम ही आएगा ना बच्चे। मतलब अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो कहीं पर भी एंगल देखो ये सेम होगा या नहीं होगा बेटा? बच्चा Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो कहीं पर भी आप स्लोप देख लो, दैट विल बी सेम। ठीक है, बहुत बढ़िया। कहीं पर भी स्लोप देखोगे तो दैट विल बी सेम। अच्छा, बट जब पैराबोला बनता है तो पैराबोला में ऐसा नहीं होता। पैराबोला में अगर स्लोप देखना हो, ध्यान से देखिएगा जो सुना रहा हूं, ये पॉइंट है। पहली बात तो इस पे स्लोप कैसे चेक करें सर? वहां तो स्ट्रेट लाइन था तो सीधा सीधा आपने बोला ये एंगल बन रहा है, ये तो स्ट्रेट लाइन है नहीं, ये तो ऐसा ऐसा मुड़ रहा है, तो इसमें कैसे स्लोप चेक करें? तो सबसे पहला काम करेंगे आप कि जहां पर स्लोप चेक करना है वहां पर आप टैंजेंट लेंगे। क्या लेंगे मेरे लाल पीले ब्लू? Tangent. टैंजेंट। सर टैंजेंट। और उस टैंजेंट का आप एंगल चेक करेंगे, वही उसका स्लोप कहलाएगा। इसी तरह से अगर मुझे इस पॉइंट पे देखना है स्लोप, तो इस पॉइंट पे टैंजेंट ले लो, और ये एक्स को नीचे दिखा भी सकते थे, मैं ऊपर दिखा देता हूं, क्या फर्क पड़ जाता है। ये एंगल देखो, इन दोनों को ध्यान से देखो, क्या ये दोनों एंगल सेम है? ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। मुझे बताओ क्या θ1 और θ2 की वैल्यू सेम दिखाई दे रही है बेटा? No, sir. एक बार फिर से मैं बोलता हूं, सुने। पैराबोला के केस में स्लोप कहीं पर भी देखने के लिए क्या करेंगे हम? उस पॉइंट पे टैंजेंट ड्रॉ करेंगे, और उस टैंजेंट का एक्स एक्सिस के साथ एंगल देखें। अगर आप लोग बहुत ध्यान से देखें तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि θ2 इज ग्रेटर देन θ1। इसका मतलब है कि tan θ2 इज ग्रेटर देन tan θ1। इसका मतलब है कि स्लोप एट बी इज ग्रेटर देन स्लोप एट। यार नहीं समझ आया आप लोगों को? मतलब ये वाला जो पैराबोला है, ये अपवर्ड पैराबोला, वो तब बनता है जब इंक्रीजिंग स्लोप दिखाना होता है। स्ट्रेट लाइन का स्लोप हर पॉइंट पे Same होता है. सेम, बट ये जो अपवर्ड पैराबोला है, मांगने वाला,
दे बाबा दे दे दे, मांगने वाला पैराबोला, इसका स्लोप इंक्रीजिंग होता है। समझ में आई बात? इसका स्लोप इंक्रीजिंग होता है। इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. ऐसे ही एक बार और, ऋषिक समझे या नहीं? आप चुप हो गया इस बार। सर कोशिश कर रहा हूँ मैं सर थोड़ा। कहाँ नहीं समझा? कहाँ नहीं समझा? कोशिश क्यों कर रहा है? पूछ, कहाँ नहीं समझे आप? सर ये ए और बी पॉइंट मतलब कैसे लेना है? लेना नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है, मतलब किसी भी पॉइंट का स्लोप चेक कर सकते हैं। जैसे स्ट्रेट लाइन में भी हम कहीं पर भी ये पॉइंट पे पूछ ले स्लोप, यहाँ पर पूछ ले या यहाँ पर पूछ ले, तो स्ट्रेट लाइन में आपने अलग अलग पॉइंट पे क्यों नहीं निकाला सर? क्योंकि स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टी है कि कहीं पर भी एंगल देखते तो वो सेम आता, तो हर स्लोप हर पॉइंट पे सेम होता। समझे? पहले ये बोलो। अरे तुम्हें नहीं समझना। स्लोप का मतलब समझो, एक बहुत नॉर्मल शब्दों में मैं कहूँ ना, तो स्लोप का मतलब ये होता है कि कोई भी ग्राफ कितना टेढ़ा है, कितना खड़ा है, कितना सीधा है, वो स्लोप है। नहीं आया? समझ गया सर। अगर मान लो ये कर्व बना रहे हो, तो क्या हर पॉइंट पे वो सेम एंगल से बेंड हो रहा है? नहीं, हर पॉइंट पे इसका एंगल अलग अलग नहीं दिखाई दे रहा है। सोच के देखो ऋषि। तो किसी भी पॉइंट, जैसे यहाँ पर है तो ज्यादा गिरा, मतलब इट इज टचिंग द एक्स एक्सिस, यहाँ पर ये थोड़ा ज्यादा दूर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आ जाओ और तो ये और ज्यादा दूर दिखाई दे रहा है एक्स एक्सिस के साथ। तो किसी भी पॉइंट पे स्लोप चेक किया जा सकता है। नहीं आया? स्ट्रेट लाइन में ऐसा क्यों नहीं किया? स्ट्रेट लाइन की खास बात ये होती है कि हर पॉइंट पे स्लोप की वैल्यू सेम होती है, इसलिए स्ट्रेट लाइन में हमने ऐसा नहीं किया। बट इसमें ऐसा करके क्यों दिखाया? ताकि आपको ये रियलिटी समझ में आए कि इस पैराबोला के हर पॉइंट पे स्लोप की वैल्यू अलग अलग। सब एक बार बोल दें बेटा, सबको क्लियर हो गया? एक बार हाँ ना बोल दें प्लीज। Yes, sir. हो गया. यस सर। Yes. अच्छा, sir. इसी में अगर ऐसा होता, ऐसा, तो इसमें भी हर पॉइंट देखो, स्ट्रेट लाइन के अलावा कोई भी ग्राफ बने, हर पॉइंट पे स्लोप अलग अलग। स्ट्रेट लाइन की ये प्रॉपर्टी है कि हर पॉइंट पे स्लोप सेम होता है। अदर देन स्ट्रेट लाइन हर पॉइंट पे स्लोप अलग अलग होता है। क्लियर है? यस सर। तो ठीक है। अगर ये भी तो एक पैराबोला ही दिख रहा होगा, इसमें अगर ऋषिक मुझे यहां पर स्लोप चेक करना है तो क्या करूं मैं? ऋषिक, टू चेक द स्लोप एट दिस पॉइंट व्हाट शुड आई डू? सर ड्रॉ करेंगे टैंजेंट और जहां वो वेरी गुड, टेंजेंट ड्रॉ कर दो। वेरी गुड। और एंगल। एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल देख लो, फिर यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर दो, एक्स एक्सिस के साथ एंगल देख लो, ये तो दिखेगा। सबको समझ आना चाहिए। एंगल दिख रहा है बेटा सबको? ये θ1 है, ये θ2 है, यस सर। Yes, ये yes. ए है, ये बी है। अब मुझे एक बात बताओ, इस केस में क्या हो रहा है? क्या आपको नहीं लगता θ2 इज लेस देन θ1? इसका मतलब tan θ2 इज लेस देन tan θ1। इसका मतलब आपको नहीं लगता कि स्लोप एट बी इज लेस देन स्लोप एट ए? इसका मतलब इसमें ऊपर जा रहे हो तो स्लोप डिक्रीज हो रहा है, और इसमें ऊपर जा रहे हो तो स्लोप इंक्रीज हो रहा है। समझ आया या नहीं आया? सोच के देखिए आप लोग। अब Sir, आ गया. इसके एप्लीकेशंस तो हम मोशन के ग्राफ जब बनाएंगे तब सीखेंगे, बट ये लॉजिक आपको यहाँ तक क्लियर है? तो एक बार और चर्चा करेंगे। अच्छा, मुझे दोनों केस में बताना, चाहे θ1 या θ2 इस केस में या θ1 θ2 इस केस में 90 से छोटा है या नहीं? यस सर है। मतलब इसमें भी हर पॉइंट पे स्लोप, चाहे वो बढ़े घटे वो एक अलग बात है, बट स्लोप इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। और इस केस में भी स्लोप अगर आप देखो तो स्लोप इज ऑलवेज पॉजिटिव। आई होप सबको क्लैरिटी आ गई होगी इस बात से। यस सर। नोट करो इसको, एक बार और खेलते हैं। नोट करिए इसको, वन मोर जी। सर अगर ऐसा हो सकता है सर कि एक पॉइंट पे थीटा 90 से छोटा है, बट अगर बी पॉइंट पे देखा वो बड़ा आ गया? हाँ, वो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? वो डिपेंड करता है ग्राफ। ऐसा आया, ये ग्राफ ऐसे आ जाए, ऐसे आ जाए, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो दिस एंगल इज 90 से छोटा, बट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो दिस एंगल इज 90 से बड़ा। वो तो शेप पे डिपेंड करता है। ओके सर। बट अभी तो हम मतलब इंडिविजुअल केस डिस्कस कर रहे हैं, ताकि जब हम आगे कंबाइन करके चीजों को देखेंगे तो हमें दिक्कत ना हो।
ठीक है, तो इसीलिए हम प्रॉपर्टीज पहले समझ रहे हैं ना चीजों की कि कौन कैसा है। ये नोट कर लिया सबने? यस सर। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ द लास्ट केस, और इसके बाद अब मोशन के ग्राफ हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। दिस इज द लास्ट केस बिफोर स्टार्टिंग द मोशन का ग्राफ। अब ये लास्ट एक और चीज समझ लो, बस बात खत्म। अगर पैराबोला ऐसे बना दिया जाए कहीं पर, ऐसे देखिएगा ध्यान से, अगर पैराबोला ऐसे बना दिया, फिर से सुनिए, फिर से आयुषी, इफ आई हैव टू चेक द स्लोप किसी भी पॉइंट पे, तो व्हाट आई एम सपोज टू डू फर्स्ट? सबसे पहला काम क्या करूंगा? विल ड्रॉ। चलिए टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। अगर आप ध्यान से देखिए बेटा, तो ये x के साथ एंगल देखिए, यहाँ पर x के साथ एंगल देखिए। अब मुझे बताइए दोनों एंगल्स आर दे ग्रेटर देन 90 और लेस देन 90? ग्रेटर। तो स्लोप एवरीवेयर इज नेगेटिव, स्लोप इज ऑलवेज नेगेटिव। पहली बात तो ये होगी, ये नेगेटिव स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, स्लोप इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, अच्छा मुझे कौन बताएगा कि कहां पर स्लोप ज्यादा है, ए पे या बी पे? हु विल टेल मी? जस्ट लुकिंग एट दिस ग्राफ, कैन यू मेक अ गेस at which point do you think slope is greater, at A or at B? Sir, at A. Sir, at B it is greater. At B it is greater. स्लोप निगेटिव है। मान लो कि मैं आपसे कहूं कि यहाँ पर का स्लोप -4 है और यहाँ पर का स्लोप -2 है, तो कौन बड़ा हुआ? -2। समझ आया? तो यहाँ पर स्लोप मतलब वो एंगल बड़ा है, बट उसके साथ माइनस साइन भी तो लगा हुआ है, तो जो नेगेटिव में जो बड़ा मैग्नीट्यूड है वो रिजल्ट छोटा हो जाता है। सर मैंने थोड़ा अलग तरीके से करा सर, मैंने कहा वो ज्यादा अच्छा, वो भी कह सकते हो कि कौन ज्यादा इंक्लाइंड है या कौन कम इंक्लाइंड है। बिल्कुल सही। तो स्लोप एट बी इज ग्रेटर देन स्लोप एट ए। समझ आ गया? ऑल द बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द ग्राफ वी हैव डन, and we are now in position to start the graphical representation of motion, but that we'll do in the next class because the time is over for you. तो अब इसके आगे की चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है बच्चों जी? सर वो वाला हमने सेकंड केस आपने कैसे बनाया था, पिछला वाला? सेकंड केस तूने ड्रॉ नहीं किया? नहीं सर, सेकंड ऐसे ऐसे बनाया। ठीक है? यस सर। ओके सर, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। थैंक यू सर। Thank you, sir.